नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 18 अगस्त और आज के द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक्ट अभी जो पारित किया गया है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो ये 1969 का एक्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ आरबीडी एक्ट। इसमें पहली बार जो है अब संशोधन किया गया है 2023 में आकर के। तो अपने आप में जो है एक महत्वपूर्ण, मतलब भाई पहला संशोधन है तो इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है। और ये किया क्यों गया है संशोधन? तो संशोधन इसलिए किया गया है ताकि जो डाटा कलेक्शन का काम है बर्थ और डेथ के रजिस्ट्रेशन को लेकर के, तो उस डाटा कलेक्शन को काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाया जा सके, ताकि जो तरह तरह के ऐसे इश्यूज़ निकल के आ जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ का डाटा इंपॉर्टेंट है क्यों? तो देखिए, इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि एक तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एग्जैक्ट पता चल जाता है कि जब जो हम पॉलिसी बनाने जा रहे हैं तो कितने लोगों के लिए पॉलिसी बनानी है, कितने लोगों की डेथ हो गई है, कितने नए लोग जो पैदा हो गए हैं या किस आयु वर्ग में है, ये सारी चीज़ें जो है पता चल जाती हैं। इसके अलावा जब किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद जो प्रॉपर्टी है या किसी का कहीं पैसा किसी बैंक में जमा है या फिर कोई जो है पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा, तो इस तरीके का अगर मान लीजिए नॉमिनी वहाँ पे कोई नहीं है या नॉमिनी है भी, तो जिसे ट्रांसफ़र किया जाना है तो ट्रांसफ़र करने में भी जो है आसानी हो जाती है। तो इस तरह से ये डाटा जो है वो हेल्पफुल रहता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ का डाटा। तो इसे ही और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके, मीन्स जो पब्लिक सर्विसेज हैं और जो सोशल बेनिफिट्स हैं उनको इफेक्टिवली डिलीवर किया जा सके विद फुल पोटेंशियल, फुल एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस जो है बनाने के लिए ऐसा किया गया है। अभी क्या है, डाटाबेस जो है 2 लेवल पर तैयार किया जाएगा, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। और नेशनल लेवल पे डाटा को मैनेज करने का काम, कलेक्ट करने का काम जो है वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का ही रहेगा। और ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आप जान ही रहे होंगे, है ना। अभी काफ़ी हम लोग जो है इसके पहले भी एक एडिटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं कि सेंसस एक्ट 1948 के अंदर जो सेंसस कंडक्ट कराई जाती है, 10 की जनगणना जो होती है, उसमें सेंसस कमिश्नर के तौर पे एक्स ऑफिशियो सेंसस कमिश्नर जो है ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं। अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में जो चीफ रजिस्ट्रार हैं वो इसकी देखरेख का काम करेंगे। और दे आर मैंडेटेड टू मेंटेन दीज डाटाबेसेस यूजिंग अप्रूव्ड पोर्टल्स। तो ये मेंटेन करने के लिए जो अप्रूव्ड पोर्टल्स हैं सरकार के द्वारा उनका ही इस्तेमाल करेंगे। कुल मिलाकर के स्टेट और नेशनल दोनों लेवल पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस को रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ से रिलेटेड क्रिएट किया जाएगा। आधार इंटीग्रेशन को लेकर के कुछ सुधार किया गया है। क्या सुधार किया गया है कि जब कोई पैदा होगा तो उसके रजिस्ट्रेशन के समय उसके माता पिता का जो आधार नंबर है वो आधार नंबर लिया जाएगा। लेकिन इसमें जब कोई मरेगा, मीन्स जो डिसीज्ड पीपल होगा, तो उसके आधार से रिलेटेड, आधार के नंबर के कलेक्शन से रिलेटेड जो है किसी तरीके का कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है। ऑथर ये बोलते हैं कि ये जो प्रोविज़न नहीं किया है उनके आधार से आधार नंबर कलेक्ट करने से रिलेटेड, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है पब्लिक सर्विस डिलीवरी में प्रॉब्लम आने की संभावना रहेगी। अच्छा, सेंट्रल बेस और स्टेट डाटा बेसिस, जो 2 अलग डाटा बेसिस तैयार किए जाएंगे। ऑथर का कहना है कि ये 2 डाटा बेसिस की वास्तव में ज़रूरत है भी। भाई, या तो स्टेट ही केवल जो है कलेक्ट करते रहते डाटा, और स्टेट जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसी डाटा बेस को बहुत अच्छी तरीके से, मीन्स सुव्यवस्थित करके रखा जाता। 2 लेवल पे डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत इनको समझ में नहीं आ रही है कुल मिलाकर के। और इनका कहना ये है कि वास्तव में नेशनल डाटाबेस एक तरीके से क्या है कि केवल स्टेट डाटा का डुप्लीकेट टाइप का बन के रह जाएगा। भाई, दोनों जगह जब डाटा एक सा ही होगा। इसके अलावा जो डाटा को शेयरिंग को लेकर के प्रोविज़न किया गया है तो वो ये है कि जो अन्य संस्थाएं हैं उनके साथ भी इस डाटा को शेयर किया जा सकता है। जैसे द अमेंडमेंट अलाउज शेयरिंग द सेंट्रल डाटाबेस विद वेरियस अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डाटाबेसेस रिलेटेड टू पॉपुलेशन रजिस्टर्स, इलेक्टोरल रोल्स, आधार नंबर्स एंड मोर। कुल मिलाकर के इस डाटा का कहीं जो यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है अगर सेंट्रल डाटाबेस का, तो किसी भी अथॉरिटी को सेंट्रल डाटाबेस प्रोवाइड कराया जा सकता है। जैसे पॉपुलेशन रजिस्टर से रिलेटेड कोई काम हो, इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड कोई काम हो, आधार नंबर से रिलेटेड कोई काम हो। इसके बाद हाउएवर दिस में रिक्वायर अमेंडमेंट्स टू एग्जिस्टिंग लॉज और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एज द आरबीडी एक्ट प्राइमरली सर्व्स एज एन इनेबलिंग प्रोविजन फॉर डाटा शेयरिंग।
और दूसरा ये कहते हैं कि एक प्रॉब्लम ये आएगी कि कहीं ना कहीं जो लॉज हैं डाटा शेयरिंग से रिलेटेड या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उनमें भी अब सुधार करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ को लेकर के क्या संशोधन किए गए हैं, तो इसमें देखिए कि कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इसमें लेकर के ऑथर का कहना है कि ये प्रॉब्लम आएगी कि भाई किसी की डेथ हो गई और डायग्नोज ही नहीं किया जा पाया पहले, तो कैसे पता चलेगा क्या कॉज ऑफ डेथ है। या फिर किसी ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास गया जो कॉज ऑफ डेथ बता ही नहीं पाया, ठीक है, मान लीजिए कोई आयुर्वेद से दवा करा रहा है, तो आयुर्वेदिक आदमी से, आयुर्वेद वैद्य से अगर दवा कराएगा वो नहीं बता पाए कॉज उस तरीके से, तो फिर जो है कैसे जो है बता पाएंगे कि पर्सन के डिमाइज की कॉज क्या है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि ये पूरा मामला जो है ये इंटरनेशनल डिजीज़ क्लासिफिकेशन के साथ में फिट नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। इसके अलावा बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स को लेकर के प्रोविज़न किया गया है, तो एम्फसाइज किया गया है किस चीज़ पर, द एक्सेप्टेंस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स एज प्रूफ ऑफ डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ फॉर वेरियस पर्पसेज। मीन्स जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा उसको एज ए प्रूफ ऑफ डेट और प्लेस ऑफ बर्थ दोनों के प्रमाण के तौर पर वेरियस पर्पसेज के लिए स्वीकार किया जाएगा, मान्य रखेंगे उसको। और दिस कुड पोटेंशियली बी अचीव्ड थ्रू अमेंडमेंट्स इन रूल्स और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स विदाउट अल्टरिंग द आरबीडी एक्ट इटसेल्फ। और इसको जो है बिना किसी रूल और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में चेंज किए बिना भी आरबीडी एक्ट मतलब आरबीडी एक्ट में बिना चेंज किए इस टारगेट को पूरा किया जा सकता है। प्रिज्यूम डेथ के मामले में जो है एक सजेशन देते हैं। प्रिज्यूम डेथ का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे सपोज करिए कोई आपदा आ गई, जैसे मान लीजिए भूस्खलन ही हो गया। अब भूस्खलन में 20 लोग मारे गए, 20 लोगों में जो है 17 लोगों का शव मिल गया, 3 लोगों का शव नहीं मिला। तो जिन लोगों का शव नहीं मिला अब उनको डेड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो अब मानिए कि डेड कैसे मान लें, जब डेड बॉडी नहीं मिली तो नहीं मानते, तो 7 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है उनको जो है डेड मानने के लिए। तो इसको लेकर के जो है कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है इस बिल में। तो ये ऑथर का कहना है कि इसको लेकर भी प्रोविज़न किया जाना था, क्योंकि इसमें जो है बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है कई बार। कंक्लूजन कुल मिलाकर के क्या है, तो कंक्लूजन ये कहता है कि ये बिल जो है सिग्निफाइज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट, एक महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन की ओर है, स्थानांतरण है, जो टारगेटेड है रिकॉर्ड कीपिंग को मॉडर्नाइज करने को लेकर के और डाटा शेयरिंग को भी मॉडर्नाइज करने को लेकर। मतलब कुल मिलाकर के इस बिल के द्वारा जो रिकॉर्ड कीपिंग है और जो डाटा शेयरिंग के प्रोसेस हैं वो आधुनिकता के साथ तादात्म्य में लाए जाएंगे। इसके अलावा ये बिल में क्या है कि क्वेश्चंस लिंगर अबाउट द नेसेसिटी ऑफ ए सेंट्रल डाटाबेस, मतलब वही कि सेंट्रल डाटाबेस बनाने की क्या ज़रूरत है, ये एक प्रश्न जो है सामने उभर के आता है। और साथ ही साथ में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिकलिटी को लेकर भी जो है समस्या दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के द अमेंडमेंट इम्पैक्ट ऑन वेरियस डाटाबेसेस एंड द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सर्विसेज विल बी क्लोजली वॉच्ड एज इट अनफोल्ड्स। तो कहते हैं कि जब भाई इसको क्रियान्वित किया जाएगा अधिनियम को, तब और भी देखना पड़ेगा कि क्या क्या समस्याएं आती हैं, जिन पर्पज़ से जो अमेंडमेंट किए गए हैं क्या वो उन पर्पज़ को सर्व कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगला आर्टिकल जो है, अभी स्वतंत्रता दिवस पर जो है भारतीय प्रधानमंत्री जी ने एक विश्वकर्मा योजना लॉन्च करने की बात की थी, और अगले दिन ही जो यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को अप्रूवल दे दिया। तो ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है, इसके अंदर 18 तरीके के छोटे कामगारों को शामिल किया गया है। और कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि जैसे कुछ व्यवसाय जो है कास्ट बेस्ड होते हैं, जैसे गांधी जी के दर्शन में आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी, है ना, कि गांधी जी का मानना ये था कि कास्ट के बेस पर भी कई बार क्या है कि लोगों के पास पहले से ही कुछ स्किल होते हैं, तो वो स्किल जो होते हैं उन स्किल को भी रोजगार का माध्यम बनाया जा सकता है। मीन्स अनिवार्य रूप से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वही रोजगार अपनाएं, लेकिन एक विकल्प के तौर पर आपके पास वो भी उपस्थित है। जैसे बीच में एक बार जो है एक मामला चल गया था काफ़ी ज़्यादा कि पकोड़े बेचा, पकोड़े भी बेच सकते हैं ठेला करके, पकोड़े बेचने को लेकर काफ़ी वाद विवाद चलता रहा लंबे समय तक। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि
पकोड़ा बेचना जो है वो अंतिम विकल्प हो सकता है किसी के लिए। तो ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि कास्ट बेस्ड आपको जो स्किल मिली है तो वो स्किल ही आपके जीवन का अंतिम उपाय हो। आप कुल मिला करके लेकिन एक विकल्प के तौर पर आपके पास संरक्षित तो रह ही सकता। लेकिन फिर भी जो लोग अपने कास्ट बेस्ड पेशे के अंदर हैं, व्यवसाय के अंदर हैं, तो उनके लिए उत्थान के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए एक तरह से जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को जो है लॉन्च किया गया। और इसके अंतर्गत जो क्राफ्ट्स पीपल हैं, जो आर्टिसंस हैं, कारीगर हैं, तो ऐसे लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। स्टार्टिंग में जो है 1 लाख रुपए तक का सपोर्ट मिलेगा और 13,000 करोड़ का बजट जो है वो फाइनल किया गया है। और कंसेशनल इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% तक का रहेगा। और टोटल जो मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकती है वो 3 लाख तक की मिल सकती है। मीन्स पहली बार में 1 लाख, फिर दूसरी बार में 2 लाख रुपए तक का और भी लोन लिया जा सकता है। और इसमें समस्याएं जो है क्या दिखाई देती हैं ऑथर को, तो समस्याएं दिखाई देती हैं कि क्राफ्ट्समैन और आर्टिसंस जो हैं उनसे रिलेटेड कुछ डीपर इश्यूज़ हैं, उनकी भी पहचान करने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर के जैसे उनके जो उत्पाद हैं या उनका जो काम है उसको संरक्षण मिले, मार्केट उनको प्रॉपर मिल जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। तो इस तरीके की कुछ जो है अंतर्निहित समस्याएँ हैं, उनका समाधान भी जो है वो आवश्यक है। कुल मिलाकर के ये शंकाएँ भी जता रहे हैं कुछ लोग कि कहीं ऐसा ना हो कि कर्जे के चक्र में फंस जाएँ लोग, इतना भी ना चुका पाएँ। क्योंकि देखिए छोटा व्यवसाय करने वाले लोग बड़े अमाउंट को चुकाने के लिए भाई किस्त ईएमआई तो देनी पड़ेगी। तो ईएमआई के लिए मान लीजिए कभी ना हो पाया उतना, महीने में मान लीजिए नहीं उनका छोटा व्यवसाय चला, बर्तन बनाने वाले ने बर्तन बनाए, घड़े उसके उतने नहीं बिके कि ईएमआई चुका पाए, तो वो तो फिर इस तरीके से पेनाल्टी। और फिर बैंक का तो आप सिस्टम समझते हैं ना, बैंक भी मीन्स वास्तव में तो कभी मतलब जैसे अगर बहुत सूक्ष्म अवलोकन किया जाए तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जो संस्थाएं जिस काम के लिए बनाई गई हैं वो संस्थाएं एग्जैक्ट वैसा काम कर रही हैं कि नहीं, ये भी बड़ा विवेचना का विषय हो जाता है। तो कुल मिलाकर के छोटे आदमी के लिए मीन्स जो लघु व्यवसायों में है उनके लिए छोटे कर्ज भी कभी कभी बहुत भारी हो सकते हैं ऐसे से आप देखेंगे आसपास में कभी कभी कुछ लोग जो है शौकियाँ आपको मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं, फिर जो है उसकी किस्त चुकाने के लिए उन्हें बड़ी परेशानी होती है ना। कि और इस तरीके के व्यवसाय में जिसमें कोई स्थायी आय का आश्वासन नहीं है या आश्वासन ना होने की स्थिति में जब उन्हें कोई पता नहीं है कि हमारी जो नियमित इतनी आय होगी मंथली, तो फिर ईएमआई तो लेकिन मंथली आनी ही आनी है, वो तो एकदम नियमित है, उसमें कहीं ऊपर नीचे कुछ नहीं होना है। तो ये जो है समस्याजनक हो सकता है, कर्ज के चक्कर में फंसा सकते हैं। कुल मिलाकर के ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है उसके कुछ कंसिक्वेंट फ़ायदे भी होंगे, ठीक है, मीन्स परिणामगत लाभ भी होंगे। उसके परिणामगत लाभ क्या हो सकते हैं, जैसे ओपनिंग अप न्यू मार्केट्स, नए बाज़ार जो है खोले जा सकते हैं। इसके अलावा डेंजर ऑफ ट्रैपिंग फ्यूचर जनरेशन्स इन लो पेइंग ट्रेड्स, ये जो है बुराई ये एक कंसिक्वेंस हो सकता है। मीन्स योजना ऐसा प्लान नहीं करती है लेकिन ये अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस हैं कि लो पेइंग ट्रेड्स के चक्कर में आगे आने वाली पीढ़ियां भी फंस सकती हैं इसमें, ठीक है। मीन्स एक तरीके से उन्हें भी इंकरेजमेंट मिलेगा, जैसे स्टार्टिंग में कह रहे थे ना कि अंतिम विकल्प के तौर पर इसे स्वीकार किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि कोई अच्छा खासा शिक्षित व्यक्ति है तो उसे अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार मिलना चाहिए। देखिए रोजगार के साथ सबसे बड़ी समस्या जो है वर्तमान समय में वो बेरोजगारी तो है ही एक बहुत बड़ी समस्या, लेकिन रोजगार के साथ ये उससे भी बड़ी एक समस्या है कि जब व्यक्ति को उसकी शिक्षा के अनुरूप रोजगार नहीं मिलता है तो शिक्षा के अनुरूप रोजगार ना मिलने की स्थिति में काम करने वाला व्यक्ति भी काम नहीं कर पाता है। कई बार वो मानसिक स्थिति ही नहीं बन पाती, मीन्स मजबूरी में फिर जाकर के आदमी कोई काम करे तो वो अलग बात है। अच्छा, दूसरा सोसाइटी में बहुत सारे स्टिग्मा भी ऐसे अटैच होते हैं, जैसे प्रिंसिपली तो ये बात बोली जाती है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन ईमानदारी से कभी आप इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आप अपने मन में सोच के देखिए कि क्या आप वास्तव में हर आदमी को एक जैसी तरजीह दे पाते हैं, एक जैसा सम्मान दे पाते हैं। तो अगर आप दे पाते हैं तो आप ये समझिए कि आप जो है लाखों करोड़ों में एक इंसान है। और अगर ईमानदारी से अवलोकन करेंगे आप तो 100 में से अधिकांश लोग जो है, अगर 100 लोगों को आप चुनते हैं तो अधिकांश लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें कहीं ना कहीं विभेद की दृष्टि स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होगी, तो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं दृष्टिगोचर हो ही जाएगी। कुल मिलाकर के अंतिम जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है, कास्ट डायनामिक्स इन ट्रेडिशनल प्रोफेशंस, तो जो परंपरागत व्यवसाय हैं उसमें एक तरीके से
जाति आधारित विषय का जो है समावेशीकरण एक बार फिर से हो जाएगा। तो ये भी जो है एक समस्या का विषय बनने वाला है। कुल मिलाकर के अच्छा क्या है, अच्छा ये है कि इस योजना के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट होगा और स्किल डेवलपमेंट होने के साथ जो लोन मिलेगा उससे जो है वो अपने बिज़नेस को मॉडर्नाइज भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है थोड़ी बेनिफिट वाली है। कुल मिलाकर के आप लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे तो कंक्लूजन में आपको ये समझ में आएगा कि ये जो है एक तरीके से वेल इंटेंशन्ड नेचर की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है। वेल इंटेंशन्ड मीन्स इरादा जो है अच्छा ही है कि लोगों की उन्नति हो, ऐसा इरादा कुछ भी नहीं है कि लोग यही करते रह जाएं। ठीक है, इतना नेगेटिव अगर सोचेंगे फिर तो गांधी जी का दर्शन भी नेगेटिव हो जाएगा। देखिए दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो 100% एकदम सही हो। ठीक है, हर चीज़ की कुछ ना कुछ आलोचना हमेशा रहती ही रहती है और आप जब भी कुछ करने चलेंगे तो उसके आलोचनात्मक पक्ष जो है पैरेलल चलते हैं ना। जैसे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में आपने सुना होगा कि जब कोई विचारधारा जन्म लेती है तो उसकी विपरीत विचारधारा ठीक उसी समय उसके साथ जन्म ले लेती है और फिर कालांतर में उन दोनों विचारधाराओं में संघर्ष होता है और संघर्ष के बाद जो तीसरी नई विचारधारा उत्पन्न होती है वो उन दोनों विचारधाराओं से बेहतर होती है। तो ऐसे ही कोई भी जब काम किया जाता है तो उस काम के दोनों पक्ष साथ साथ रहते हैं। अगर अच्छे इरादे से भी काम किया जा रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ आलोचनात्मक पक्ष मिल जाएंगे। तो इसीलिए हर चीज़ की सीमा को समझते हुए अगर आप जो है एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो सीमा को समझते हुए आप अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो आलोचना वाले पक्ष से कहीं ना कहीं बिलगाव बना रहेगा जो कि आपके नियत उद्देश्य के लिए, भविष्य के लिए अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है एक अच्छी योजना है जो समाज में कहीं ना कहीं उन्नति लाने का प्रयास करेगी। तो आज के हमारे डिस्कशन में 2 ही आर्टिकल थे, छोटा है डिस्कशन आज का। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि रेगुलर आपको वीडियोस मिलते जाएं। इसके अलावा हम लोग जो है बहुत जल्दी डाउन टू अर्थ, द वायर, लाइव मिनट से भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। देखिए प्रोग्राम तो कई सारे सोचे हुए हैं लेकिन जो है उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि लगातार उनको किया जा सके, पर धीरे धीरे मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे एक एक चीज़ थोड़ा व्यवस्थित होती जाएगी तो वैसे वैसे जो वीडियोज़ हैं उनकी इंटेंसिटी और ताकि आपको जो है और अधिक जो है आपकी पढ़ाई में सहायक हो सके हमारा काम, ये हमारा लगातार प्रयास रहेगा। बाकी हमारे काम को लेकर के कोई सुधार की अपेक्षा आप हमसे रखते हो तो ऐसी सुधार की अपेक्षा के लिए जो सुझाव है आपके पास वो सुझाव आप अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में सुझाव देने के साथ साथ जो है अगर आपको कोई सहायता चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, या फिर चैनल का नाम है निर्मम सुपथ, तो nirmamsupath@gmail.com के ऊपर आप जो है मेल भी सेंड कर सकते हैं। तो मैं जब भी देखूंगा तो मैं 100% रिप्लाई करूंगा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत नहीं देख पाते हैं लेकिन देखते हैं जब तो रिप्लाई करते हैं। तो एटलीस्ट कभी अगर आपने मैसेज किया है किसी चीज़ को लेकर के तो आप भी थोड़ा ध्यान रखिए कि जब रिप्लाई करें तो आप एटलीस्ट जो है उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर ले जाओ। क्योंकि कई एक आध बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों ने हेल्प मांगी लेकिन वो मैसेज जब हमने बाद में देखा और हमने जब रिप्लाई किया तो फिर जो है दोबारा उस तरफ से मतलब कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ये कुल मिलाकर के ये कि एक तरीके से क्या बोलें इसको, हम अपनी लापरवाही या उनकी लापरवाही, कुल मिलाकर के ये है कि ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को भी, है ना। चलिए ठीक है। और बाकी आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हैं ताकि उन्हें भी अपनी तैयारी में लगातार मदद मिले और निरंतरता अपनी पढ़ाई में लगातार बनाए रखिए। देखिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कंसिस्टेंसी ही जो है वो मूल मंत्र है। अगर आप निरंतर लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है सफलता मिलने की संभाव्यता जो है वो, प्रायिकता जो है वो निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। छोटा डिस्कशन था तो इतनी बातचीत हो गई।